नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। इस बुलेटिन में आज बात होगी किसानों के संसद मार्च को लेकर हुए फैसले की, किसानों के आगे झुकती मोदी सरकार की। जानेंगे कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर भारत में क्या है तैयारियां, संसद सत्र को लेकर विपक्षी दलों की क्या है रणनीति। बात करेंगे यूपी चुनावों में कांग्रेस की रणनीति की, योगी सरकार पर अखिलेश यादव के सवालों की, और बुलेटिन के आखिर में बात 1 दिसंबर से होने वाले बड़े बदलावों की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। नई लोकसभा का आधा कार्यकाल हुआ पूरा, लेकिन अब तक नहीं हुआ डिप्टी स्पीकर का चुनाव। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने लिखा लोकसभा अध्यक्ष को पत्र, जल्दी कराया जाए डिप्टी स्पीकर का चुनाव। 29 सितंबर से शुरू हो रहा है शीतकालीन सत्र। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद बोले केंद्र शासित प्रदेश राज्य में अपग्रेड होते हैं, पर जम्मू कश्मीर को यूटी में डाउनग्रेड किया गया। केंद्र शासित प्रदेश बनने से डीजीपी, थानेदार और मुख्य सचिव पटवारी हो गए। बिहार में एमएलसी चुनावों को लेकर हलचल तेज, आरजेडी में एमएलसी चुनावों को लेकर हलचल तेज। आरजेडी ने शुरू की महागठबंधन बनाने की तैयारी, लेफ्ट और चिराग के साथ आने के दिए संकेत। कांग्रेस भी महागठबंधन में हो सकती है शामिल। बिहार में 24 एमएलसी सदस्यों का होना है चुनाव। भारत न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे कानपुर टेस्ट में तीसरे दिन का खेल खत्म। न्यूजीलैंड की पहली पारी 296 पर हुई आउट। पहली पारी में भारत को 49 रनों की बढ़त, दूसरी पारी में भारत ने 1 विकेट पर बनाए 14 रन, 63 रनों की हुई बढ़त। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। मोदी सरकार तीनों कृषि कानून वापस लेने की तैयारी में है। 29 नवंबर को इसे लेकर बिल लोकसभा में पेश भी किया जा रहा है। पीएम से लेकर तमाम केंद्रीय मंत्री किसानों से आंदोलन समाप्त करने की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार अभी भी किसानों से बात नहीं कर रही। इस बीच आज संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक भी हुई, जिसमें सरकार से कहा गया कि वो किसानों से सीधे बात करे। हाँ, मोर्चे में 29 नवंबर को होने वाले अपने संसद मार्च को जरूर स्थगित कर दिया गया। तो क्या है किसान संगठनों का फैसला, देखिए इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार कृषि कानून वापस लेने को तैयार हो गई है, लेकिन सरकार की मुश्किलें इससे खत्म नहीं होती दिख रही। किसान अब एमएसपी पर अड़े हुए हैं। आज इसे लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई, जिसमें किसान संगठनों ने फैसला लिया कि पीएम मोदी को जो पत्र एसकेएम की ओर से लिखा गया है, उस पर विचार करने के लिए सरकार को 4 मार्च तक का समय दिया जाए। 4 मार्च को एक बार फिर से किसान संगठनों की बैठक होगी। अगर सरकार उनकी मांगों को मान लेती है तो आंदोलन पर कोई फैसला हो सकता है, नहीं तो किसान अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। फिलहाल किसान संगठनों ने 29 नवंबर को संसद तक ट्रैक्टर मार्च के कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है। मोर्चा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे गए पत्र में हमने मांग की है कि किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिजनों को मुआवजा दिया जाए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को बर्खास्त किया जाए। बिजली बिल माफी और किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग भी की है। किसान नेताओं ने ये भी कहा कि आकाशवाणी से काम नहीं चलेगा, सरकार को बातचीत की मेज पर आना ही पड़ेगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने आज यानी शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 29 का कार्यक्रम रद्द नहीं है, स्थगित है। अगर प्रधानमंत्री को भेजी गई चिट्ठी का जवाब नहीं आया तो आगे देखेंगे कि क्या करना है, इसलिए 4 को फिर से बैठक होगी। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि केंद्र सरकार हमसे वार्ता करे। मोर्चा ने कहा कि सभी किसान संगठन एमएसपी के मुद्दे पर एक हैं। आंदोलन की दशा और दिशा 4 को तय होगी। हमारा संघर्ष जारी है। हम सरकार को देख रहे हैं वो क्या करती है। एमएसपी पर हमारी लड़ाई चलती रहेगी। मोर्चा ने कहा कि सरकार एमएसपी कानून के बारे में ऐलान करे, तब 4 तारीख की बैठक में तय होगा कि क्या करना है। आपको बता दें, किसान नेता राकेश टिकैत ने लखनऊ की किसान महापंचायत में कहा था कि 26 नवंबर तक के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अपने तय समय पर ही होंगे। राकेश टिकैत ने साथ ही ये भी कहा था कि संसद तक ट्रैक्टर मार्च को लेकर फैसला संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में लिया जाएगा। अब देखना होगा सरकार आगे क्या फैसला लेगी, जिससे सरकार और किसान बातचीत की टेबल पर लौट सकें। कृषि कानून ही नहीं, एमएसपी का मामला सुलझना भी किसानों के लिए जरूरी है। इसके साथ ही उनकी एक और बड़ी मांग थी, वो थी पराली को लेकर बनाया गया कानून, जिस कारण से कई किसानों पर मामले भी दर्ज किए गए थे। किसान इसे वापस लेने की मांग कर रहे थे और आज कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पराली जलाने को लेकर परेशान किसानों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। पीएम मोदी की तरफ से कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा के बाद केंद्र सरकार ने किसानों की एक और मांग मान ली है। किसानों का खेतों में पराली जलाना अब अपराध नहीं होगा।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से किसान संगठनों ने पराली जलाने को अपराध से मुक्त करने की मांग की थी। तोमर ने कहा कि भारत सरकार ने इस मांग को स्वीकार कर लिया है। 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा के बाद किसानों के आंदोलन को जारी रखने का कोई मतलब नहीं है। मैं किसानों से अपना आंदोलन खत्म करने और घर जाने का आग्रह करता हूं। उन्होंने कहा कि 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने वाला विधेयक शीतकालीन सत्र के पहले दिन संसद में पेश किया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फसल विविधीकरण, शून्य बजट खेती और एमएसपी प्रणाली को और अधिक पारदर्शी और प्रभावशाली बनाने के मुद्दे पर विचार विमर्श करने के लिए एक समिति गठित करने की घोषणा की है। इस कमेटी में किसान संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इस समिति के गठन से एमएसपी पर किसानों की मांग पूरी हो गई। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि जहां तक विरोध प्रदर्शन के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों का संबंध है, ये राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। ऐसे में इस मामले में संबंधित राज्य सरकार ही फैसला करेंगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राज्य सरकारें अपनी राज्य नीति के अनुसार मुआवजे के मुद्दे पर भी निर्णय लेंगी। वहीं पराली को अपराध मुक्त करने पर किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि पराली जलाने को लेकर हमारे पास अभी कुछ लिखित में नहीं आया है, लेकिन अगर सरकार ने इस तरह का फैसला लिया है तो हम इसका स्वागत करते हैं। पराली जलाना अब आपराधिक मामला नहीं माना जाएगा। किसानों के लिए बड़ी राहत की बात है, लेकिन इस समय देश के सिर पर बड़ी आफत मंडरा रही है। अफ्रीका में मिला कोरोना का नया वेरिएंट पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये तक दावा किया जा रहा है कि नए वेरिएंट पर वैक्सीन भी बेअसर है। इस चिंता के बीच आज पीएम मोदी ने बैठक बुलाई, तो क्या निर्देश दिए पीएम मोदी ने इस बैठक में, देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अधिकारियों के साथ 2 घंटे तक समीक्षा बैठक की। इस बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अलावा कैबिनेट सचिव राजीव गौबा, प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार पीके मिश्रा, स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण, नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल भी मौजूद रहे। जहां पीएम ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रतिबंधों में दी जा रही छूट की फिर से समीक्षा करने को कहा। इसके अलावा उन्होंने नए वेरिएंट के प्रति चिंता जाहिर करते हुए बाहर से आने वाले लोगों पर निगरानी रखने को भी कहा। पीएम ने बैठक में कहा कि जिन देशों में नए वेरिएंट का ज्यादा खतरा है, वहां से आने वाले यात्रियों पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्रीय अधिकारियों को राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने नए वेरिएंट की पहचान के लिए राज्य के जिला स्तर पर जागरूकता सुनिश्चित करने के भी निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की गहन निगरानी और जांच जारी रहनी चाहिए। दक्षिण कोरिया में पाए गए कोरोना के नए वेरिएंट के बीच कई देशों ने अपने अपने देशों में हवाई उड़ानों को फिर से प्रतिबंधित कर दिया है। इस बीच भारत में भी अलर्ट जारी किया गया और नए वेरिएंट के खतरे से बचने के लिए दक्षिण अफ्रीकी देशों से आने वाले यात्रियों का गहन परीक्षण करने के निर्देश दिए गए। बताया जा रहा है कि कोरोना का नया वेरिएंट डेल्टा और डेल्टा प्लस से कई गुना ज्यादा संक्रामक है। कोरोना के नए खतरे पर राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया, लिखा कि कोरोना का नया वेरिएंट मुसीबत बन सकता है, सरकार को टीकाकरण के लिए गंभीर होना होगा। इस बीच राज्य सरकारें केंद्र के निर्देशों के इंतजार में बैठने की बजाय पहले से ही एक्टिव हो चुकी हैं। महाराष्ट्र सरकार ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी। सरकार ने आदेश जारी किया कि अगर किसी ने वैक्सीन नहीं ली है तो महाराष्ट्र में घुसने से पहले RT-PCR टेस्ट कराना होगा। वहीं गुजरात में भी कोरोना के नए वेरिएंट का डर दिखा। गुजरात सरकार ने विदेश से आने वालों के लिए RT-PCR टेस्ट को अनिवार्य कर दिया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी से अपील की कि कोरोना प्रभावित देशों की फ्लाइट्स रोकी जाएं। आपको बता दें, WHO ने कोरोना के नए स्ट्रेन B11529 वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा है और इसका नाम ओमिक्रॉन रखा है। अफ्रीकी देशों में इसका प्रभाव सबसे ज्यादा है। एक मुसीबत जाती रही है कि दूसरी आ जाती है। देश अभी कोरोना की दूसरी लहर से उबरा नहीं था कि अब नया वेरिएंट आ गया। सरकार की चिंता संसद सत्र को लेकर भी है। विपक्ष की ओर से सरकार को तमाम मुद्दों पर घेरने की तैयारी है। कांग्रेस ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी कर दिया है। विपक्ष को एकजुट करने की कोशिशें भी शुरू हो गई हैं। चुनावी मैदान में कांग्रेस अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए संसद के पटल पर अपना परफॉर्मेंस दमदार रखना चाहती है। इसके लिए लगातार बैठकें हो रही हैं। कांग्रेस ने गुरुवार को भी रणनीति समिति की एक बैठक की थी, जिसके बाद एक बार फिर विपक्षी एकता की प्रतिबद्धता को दोहराया गया।
मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि संसद सत्र में सभी जरूरी मुद्दे उठाए जाएंगे। खासतौर पर 29 नवंबर को जब सत्र की शुरुआत होगी तो किसानों से जुड़े मुद्दों और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे की मांग करेंगे। महंगाई, तेल और डीजल की कीमतें, चीनी आक्रामकता और जम्मू कश्मीर का मुद्दा भी उठाएंगे और विपक्षी एकता को एकजुट करने के लिए टीएमसी समेत सभी विपक्षी पार्टियों से बात करेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस ने शुक्रवार को लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में अपने सांसदों को मौजूद रहने के लिए 3 लाइनों का व्हिप जारी कर दिया है, जिसमें उन्होंने 29 नवंबर को सुबह 11 बजे सदन में मौजूद रहने और पार्टी के रुख का समर्थन करने का निर्देश दिया है। इससे पहले बीजेपी ने गुरुवार को अपने राज्यसभा सांसदों के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया था और 29 नवंबर को सदन में उपस्थित रहने के निर्देश दिए थे। 29 नवंबर को ही सरकार तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को रद्द करने से जुड़ा विधेयक ला सकती है। इसी को देखते हुए अब कांग्रेस ने पार्टी सांसदों को 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। कांग्रेस ने इस व्हिप में कहा है, लोकसभा में 29 नवंबर को कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। सभी कांग्रेस सदस्यों से आग्रह है कि वे सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई स्थगित होने तक हाउस में मौजूद रहें और पार्टी के रुख का समर्थन करें। वहीं कांग्रेस की ओर से इससे पहले राज्यसभा के लिए भी व्हिप जारी किया गया था। दूसरी ओर राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कई राजनीतिक दलों के नेताओं को चिट्ठी लिखकर संसद में विपक्ष की रणनीति तय करने के लिए सोमवार सुबह 10 बजे बैठक में मौजूद रहने की अपील की है। उधर केंद्र सरकार 29 नवंबर को तीनों कृषि कानूनों की वापसी से जुड़े विधेयक को लोकसभा में पेश करने जा रही है। लोकसभा की लिस्ट ऑफ बिजनेस के मुताबिक सोमवार को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 को सदन में पेश करेंगे। सरकार सोमवार को ही इस विधेयक पर चर्चा कराकर इसे सदन से पारित करवाना चाह रही है। पक्ष विपक्ष दोनों अपने अपने स्तर पर शीतकालीन सत्र की तैयारी कर चुके हैं। देखना होगा ये पिछले संसदीय सत्रों के मुकाबले कितना कामकाजी साबित होता है। केंद्र की मोदी सरकार की घेराबंदी में कांग्रेस जुटी है, तो वहीं यूपी में योगी सरकार को घेरने की कमान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने संभाल रखी है। प्रियंका आज बुंदेलखंड पहुंची थी। एक सप्ताह पहले पीएम बुंदेलखंड गए थे। तो क्या यूपी चुनावों में बुंदेलखंड का बड़ा महत्व है और क्या कहा है आज प्रियंका गांधी ने अपनी रैली में? देखिए इस रिपोर्ट में। बुंदेलखंड के महोबा में शनिवार को कांग्रेस पार्टी की रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने मोदी और योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने अपने संबोधन में सरकार बनने पर यूपी के किसानों की कर्ज माफी का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में खाद नहीं मिलने से किसानों की जान गई। किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलता। इसके बावजूद केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही, सिर्फ झूठी घोषणाएं करती है। महोबा की रैली में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि महोबा के पान का क्या हुआ, महोबा की मूंगफली के लिए क्या किया गया, यहाँ के लोगों के लिए क्या किया गया, ये सवाल आपको सरकार से पूछना चाहिए। लॉकडाउन में लोगों को पैदल चलाया, कांग्रेस ने बस भेजी तो उसे चलने नहीं दिया। आज इनकी रैलियों में सरकारी बसें लगाई जा रही हैं। जब लोग पैदल चल रहे थे तब सरकारी बसें कहाँ थी? प्रियंका गांधी ने भरोसा दिया कि कांग्रेस की सरकार आने पर 2500 रुपए क्विंटल में धान खरीदेंगे। कोरोना के समय बिजली बिल भरने वालों का बकाया माफ होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री के मित्रों की आय प्रतिदिन 10,000 करोड़ है और किसानों की आय 27 रुपए प्रतिदिन। केंद्र और राज्य सरकार किसानों के लिए कुछ नहीं कर रहे। आवारा पशुओं की समस्या दूर करने के लिए हम छत्तीसगढ़ मॉडल लागू करेंगे। हमारी मां बहनें रात भर खेतों में रखवाली करती हैं, उन्हें इससे हम मुक्ति दिलाएंगे। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी के बुंदेलखंड दौरे पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि पीएम अपने जहाज से बुंदेलखंड आए थे, वो जहाज जो 8,000 करोड़ का है, वो खुद जहाज में चलते हैं, किसानों का कर्ज माफ नहीं करते। मोदी जी ने नोएडा एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, उनके नेता चीन का फोटो लगाकर शेयर कर रहे थे। ये झूठा प्रचार भी करते हैं। जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है। जो चुनाव जीते उससे जवाब मांगिए। वो अपना वादा पूरा ना करे तो उसे हराइए। अपनी शक्ति को पहचानिए, उनसे जवाब मांगिए। प्रियंका तो योगी सरकार की घेराबंदी कर रही हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी योगी सरकार को राहत देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। सपा ने तो बंगाल की तरह यूपी में बीजेपी के साथ खेला करने की तैयारी कर ली है। तो क्या है अखिलेश की रणनीति जिससे परेशान दिख रही है बीजेपी? देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी खेला कर तीसरी बार सत्ता में वापसी करने और बीजेपी को जबरदस्त शिकस्त देने में कामयाब हुई थी। अब यही खेला देश के सबसे बड़े सूबे यानी उत्तर प्रदेश में भी शुरू हो गया है। लेकिन खेला होइबे का नया वर्जन मैदान में लेकर उतरी है समाजवादी पार्टी।
ममता की धुन को अखिलेश ने इस कदर नई तान दी है कि सीएम योगी से लेकर पीएम मोदी को अपने निशाने पर ले लिया। दरअसल सपा ने एक नया चुनावी गाना जारी किया है। इस गाने का नाम यूपी में खेला होई बे खदेड़ा होई बे है। गाने में एक तरफ अखिलेश की रैली को दिखाया गया है तो दूसरी तरफ उमड़ी भारी भीड़ को। इसी के साथ ही वीडियो में अखिलेश यादव भी नजर आते हैं जो युवाओं को लैपटॉप बांटते हुए दिख रहे हैं। समाजवादी पार्टी के इस गाने में महंगाई का भी जिक्र है। इसके साथ ही कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी के मुद्दे को भी बड़े विस्तार से दिखाया गया है। माना जा रहा है कि अवधी और भोजपुरी के मिश्रण के साथ गीत को मध्य और पूर्वी यूपी के मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है। गाने में कहा गया है कि चुनाव में बीजेपी मुंह के बल गिरेगी और अंत में सारा खेल खत्म हो जाएगा। समाजवादी पार्टी के इस गाने के जरिए साफ तौर पर ये बताने की कोशिश की गई है कि इस बार उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी के साथ है। वैसे अखिलेश यादव यूपी की सत्ता पर काबिज होने के लिए अब की बार नए नए प्रयोग भी कर रहे हैं। खेला शुरू करने से पहले उन्होंने चुनावी इत्र भी लॉन्च किया था। इस इत्र को लॉन्च करते हुए पार्टी ने दावा किया था कि इसकी खुशबू से नफरत की राजनीति समाप्त हो जाएगी। अब चुनाव जीतने के लिए अखिलेश इत्र से लेकर गानों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि वो जनता को अपने राग और रंग में रंग पाते हैं या नहीं। और बुलेटिन के आखिर में बात 1 दिसंबर से होने वाले बदलावों की। नवंबर का महीना खत्म होने वाला है और लोगों को साल के आखिरी महीने का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि दिसंबर में आम लोगों के जीवन से जुड़े कुछ नियम भी बदलने वाले हैं। साथ ही नए महीने में एलपीजी सिलेंडर की कीमत बदल सकती है। यहां तक कि महंगाई से भी लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है। तो किस क्षेत्र में होगा क्या बदलाव, देखिए इस रिपोर्ट में। लंबे वक्त से लोगों को महीने की शुरुआत से ही महंगाई का धक्का लग रहा है, लेकिन अब की बार कहा जा रहा है कि साल का आखिरी महीना जनता के लिए राहत लेकर आएगा। महंगाई के मोर्चे पर जनता को खुशखबरी मिल सकती है। माना जा रहा है कि पेट्रोल डीजल की गिरती कीमतों के साथ साथ गैस सिलेंडर के दाम में भी कटौती होगी। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट सामने आने के बाद क्रूड ऑयल के दाम में बड़ी गिरावट आई है, जो अप्रैल 2020 के बाद से सबसे बड़ी गिरावट है। ऐसे में उम्मीद है कि 1 दिसंबर की समीक्षा में एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम कम किए जाएं। वहीं गैस सिलेंडर के साथ ही टमाटर की लाली भी वापस लौटने वाली है। केंद्र सरकार ने कहा कि दिसंबर तक टमाटर के भाव में गिरावट आएगी। दिसंबर में टमाटर की खेप बाजार में पिछले साल के अनुरूप ही आएगी, जिससे कीमतों में कमी आने की उम्मीद है। उत्तर भारतीय राज्यों से पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की गई है, जिससे उपलब्धता बढ़ने के साथ ही कीमतों में गिरावट आएगी। महंगाई से राहत मिलने के साथ ही नियमों में बदलाव भी होने जा रहा है, जिससे जनता की जिंदगी पर खासा असर पड़ेगा। सरकारी पेंशनर्स के लिए जीवन पत्र जमा करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर है। समय सीमा के भीतर जीवन पत्र नहीं जमा करा पाने वाले सरकारी पेंशनर्स को पेंशन मिलना बंद हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ एसबीआई क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए भी दिसंबर में बदलाव आने वाला है। अब एसबीआई क्रेडिट कार्ड से ईएमआई पर खरीदारी करना महंगा हो जाएगा। अभी तक एसबीआई कार्ड सिर्फ ब्याज वसूल करती थी, लेकिन अब ईएमआई पर खरीदारी करने पर प्रोसेसिंग फी भी देनी होगी। इन बदलावों से साफ है कि लोगों को थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन महंगाई पर राहत भी मिलेगी। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।